तुम्हारी नौकरी छीनने से न बर्बाद हुए न तुम्हारे एहसान से यहाँ तक आए थे, अपने दम पर कलम और किताब लेकर आए थे और सच बोलने की तालीम लेकर आए थे। तो तुम अगर गलत कर रहे हो तो ये सवाल हम तुमसे पूछेंगे कि तुम पूरा सिस्टम करप्ट कर दिए। आर्थिक रूप से भले कोई असर पड़ जाए कि सैलरी नहीं आएगी, कुछ और कर लेंगे जीने खाने के लिए, अपनी कलम और किताब के दम पर यहाँ तक पहुँचे, उस कलम और किताब के दम पर आगे बढ़ेंगे। सड़क पर भीख मांगने नहीं 35 साल 40 साल जाएंगे, चाय बेचने नहीं, पकौड़े तलने नहीं जाएंगे, उस कलम और किताब के दम पर कोशिश करके एक अच्छा जीवन जी लेंगे। रास्ते ढूंढेंगे, मुश्किलें आएंगी तो उससे लड़ेंगे। लेकिन समाज के लोगों से एक बात कहना चाह रहे हैं, 14 साल पढ़ाने के बाद एक प्रोफेसर को निकाल के फेंक दिया गया। लोग लड़ रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं लड़ रहे, इसलिए क्योंकि एक पैगाम दे दिया गया है कि अगर विश्वविद्यालय में रहना है तो हमारी तरह गुलाम बन के रहो। हमने गुलामी कबूल नहीं की, हम अपनी ज़मीर और रीढ़ की हड्डी लेकर आए, सच की हड्डी लेकर आए। अगर हम गलत नहीं हैं तो झुकेंगे नहीं, डरेंगे। नौकरी से सब 5 लोग नहीं निकाले गए, अकेला मैं। मेरे इंटरव्यू बोर्ड में जब आखिरी दिन सिलेक्शन कमेटी बैठ रही है तो पहली लाइन ये बोली जा रही है, लक्ष्मण यादव को बाहर करना है, बाकी चाहे किसी की नौकरी दे दो। यही मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि मेरा प्रिंसिपल बताएगी कारण क्या है। मेरे लोग आप इधर खड़े चलो, आप मेरे लोग भी बताएं कि क्या उसकी वजह है। ये सवाल हम पूछना चाहते हैं कि कारण बताओ ना। किसी को नौकरी पर रखने का मेरिट होती है, इंटरव्यू होता है, ये किस आधार पर निकलना है बाहर? सर पिछले कई साल से आप मंच पर मनुवाद को कोस रहे थे बाकायदा, और इससे इंटरव्यू का कोई राष्ट्र वास्ता नहीं है। टीवी पर बैठकर आरएसएस के विचार का प्रचार हो सकता है तो एंटी आरएसएस विचार का प्रचार भी तो हो सकता है। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई प्रोफेसर राज्यसभा का सांसद हो सकता है, एक बीजेपी से हो सकता है, एक दूसरी पार्टी से हो सकता है, तो कोई संविधान की बात कर सकता है। नियम नहीं बाधा बनता। हम बाहर क्या करते हैं, इसका नियम विश्वविद्यालय का हमारे ऊपर लागू नहीं होता। विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस होते हैं और हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, तो इससे नियम बाधित नहीं होता। लेकिन आपकी विचारधारा जुदा है यूनिवर्सिटी के विचारधारा। हम भी जानना चाहते हैं क्या विचारधारा देखकर नौकरी दी जाती है, ये मेरा सवाल है। क्योंकि नियम कायदे जो बने हैं विश्वविद्यालय में नौकरी देने के, उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा है कि उसकी विचारधारा भी चेक की जाएगी कि जब कांग्रेस सरकार होगी तो कांग्रेसी को रखा जाएगा, आरएसएस बीजेपी सरकार होगी तो आरएसएस वाले को रखा जाएगा। कहाँ लिखा है, दिखाओ। और अगर नहीं लिखा है तो इसके आधार पर तुम किसी को नौकरी दे या नौकरी छीन कैसे सकते हो? तमाम वो लोग निकाले गए दिल्ली विश्वविद्यालय से जो इस तरह के वोकल भी नहीं है, उनको क्यों नौकरी से निकाला? हम इसलिए बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं। पूरे विश्वविद्यालय का सिस्टम करप्ट हो चुका है, पूरे विश्वविद्यालय पर विचारधारा का हमला हो रहा है, सिलेबस बदला जा रहा है और फीस महंगी की जा रही है। विश्वविद्यालय बर्बाद हो जाएंगे अगले 30-40 साल बाद। पहली पीढ़ी बहुजनों की आई है, गरीब कमजोरों की पहली पीढ़ी आई, उनको बर्बाद विश्वविद्यालय मिलेंगे। इसलिए हम एक बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं। सर जो प्रोफेसर होते हैं क्या ठेके पे लिए जा सकते हैं, जबकि एजुकेशन तो जीवन पर्यंत चलेगी? नहीं, देखिए नौकरी होती है ये। ठेके पर प्रोफेसर का मतलब ये होता है कि जो एडहॉक पर प्रोफेसर रखे जाते हैं वो लोग 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने थे, इसलिए वो लोग 4-4 महीने करके बढ़ाते चले गए। हम भी ये पूछना चाह रहे हैं 14 साल हमें क्यों पढ़वाया? अब एक बात सोचिए ना, 14 साल पढ़ाने के बाद आप 14 मिनट के इंटरव्यू में कहते हैं कि आप प्रोफेसर बनने लायक नहीं है, तो 14 साल हमने जिन बच्चों को पढ़ाया इसका मतलब हमने उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। क्यों पढ़वाया हमसे? 14 साल में 40 बार मुझको रिन्यूअल का लेटर मिला है, 40 बार यूनिवर्सिटी कहती रही कि आप ठीक टीचर हैं, पढ़ाते रहिए। 14 बैच के बच्चों को हमने पढ़ा दिया और 14 मिनट के इंटरव्यू में तुमने कह दिया कि अभी प्रोफेसर बनने लायक नहीं है, तो इसका मतलब वो 14 साल तो बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया। इसका दोषी कौन है? 14 साल मुझे एडहॉक रखा है, इसका दोषी कौन है? इसलिए ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, करप्ट है। बाहर के लोगों को पता नहीं है, वहाँ के लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि आप अपने विश्वविद्यालय को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। डीयू का प्रॉब्लम पूरे देश के यूनिवर्सिटी, हर केंद्रीय विश्वविद्यालय में यही हो रहा है। हर केंद्रीय विश्वविद्यालय में विचारधारा का हमला है। नई शिक्षा नीति से जब शिक्षा का सिलेबस बदलेगा तो पूरे देश का बदलेगा ना। पूरा अगर 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में जाएगा तो गरीब कमजोर मजलूम के पूरे देश के बच्चे प्रभावित होंगे। अगर वहाँ पर सेल्फ फाइनेंस कोर्स बनेंगे, जो कोर्स बिक सकता है वो बेचो, तो ये बिकेगी अगर शिक्षा तो पूरे देश के गरीब कमजोर मजलूम कैसे? 5 साल से आप सरकार को निशाने पर ले रहे थे बहुत कायदे से। हाँ बोलिए, और पूरा बोलिए। आपने सर सरकार की बहुत बड़ी आलोचना किया 4-5 साल के दौरान। नहीं, ये तो हमारा अधिकार है ना, नागरिक होने के नाते। अगर कोई हमें सही को सही, गलत को गलत कहना है तो शिक्षा हमें सिखाती है। हम अगर विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो हम यही तो सीखते हैं कि गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। अगर हम ये नहीं कहे तो इसका मतलब जिंदा नागरिक ही नहीं है। तो ये तो हमारा फर्ज है कि हम सही और गलत को बोलें। आपके आंदोलन की भविष्य की क्या? हम चाहते हैं कि पूरे देश में अब शिक्षा और संविधान को बचाने के लिए
एक मुहिम छेड़ी जाए। मैं तो पूरे देश के नागरिकों से अपील करता हूँ, मुझे टैग करके अपने अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के आंकड़े भेजिए, उनकी तस्वीरें, फ़ोटो भेजिए, और हमें भी अगर मौका मिला हम अपनी योजना बनाएंगे, पूरे देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय घूमेंगे और देखेंगे कि सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ हैं, गरीब कमज़ोर के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या हालत है विश्वविद्यालय की, शिक्षा की, रोजगार की। और शिक्षा और संविधान नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा। अच्छा, डॉक्टर साहब, आप देश की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़, गरीबों की आवाज़ है, पिछड़ों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, लेकिन आप अच्छे वो प्रोफेसर कैसे नहीं बन पाए? कहाँ खामी देखते हैं? हम भी यही जानना चाहते हैं कि मेरे कॉलेज के सिलेक्शन कमेटी जरा मुझे ये बता दे, मेरा इंटरव्यू, अगर मेरा सबसे इंटरव्यू अच्छा हुआ, वहाँ के मेंबर बोल रहे हैं कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, मुझसे पुराना उस कॉलेज में कोई सीनियर नहीं था, मुझसे ज़्यादा एकेडमिक स्कोर नहीं था, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन सी वो काबिलियत थी जो मेरे सिलेक्शन कमेटी में बैठा मेरा प्रिंसिपल नहीं पहचान पाया। मेरा जो है चेयरमैन एक इग्नू से एक तिलकधारी आया हुआ है, वो हर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तिलकधारी जा करके इंटरव्यू ले रहा है, और वो जा करके अपने यहाँ बोल रहा है कि सारे संघ विरोधियों को हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया। तुम कहाँ लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय के एक नियम और कायदे में, यूजीसी में कहाँ लिखा हुआ है कि विचारधारा देखकर किसी की नौकरी छीनोगे या लोगे या नौकरी से दोगे? तुम कौन होते हो ये किसी को अंदर करने वाले, किसी को बाहर करने वाले? इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूरे का पूरा सिस्टम करप्ट है, इसमें भाई भतीजावाद चल रहा है, इसमें भ्रष्टाचार चल रहा है, इसमें पूरी तरह से विचारधारा का हमला चल रहा है, और 100% इंटरव्यू को वेटेज देने पे ये रिटायर्ड टीचर घूम घूम करके ये इंटरव्यू ले रहे हैं। किसी की बेटी को नौकरी दे दी तो आप वो 10 जगह वही काम करेगा जो ऊपर से कह दिया जाएगा। तो आप किसी की बेटी को, किसी की बीबी को नौकरी दे दोगे तो उसके बाद उससे जो मन चाहे करा लो। यही दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है, देश के कई विश्वविद्यालय में हो रहा है। डॉक्टर ऋतु पिछले 100 दिन से आंदोलन कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, FIR हो गई है, ऐसी टिक में आप कैसे? अब आप सोचिए ना, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को प्रोसीजर फॉलो करके निकाल दिया, डॉक्टर ऋतु को तो झूठे मुकदमे, झूठे आरोप लगवा के निकलवा दिया। सोचिए क्या विश्वविद्यालय बचा है। सोचिए किसी विश्वविद्यालय में, एक डिग्री कॉलेज में एक टीचर के खिलाफ कंप्लेन हो कि आपके बच्चे आपके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, और जब उसका जांच करवाया तो पता चला उसमें 80% बच्चे फेक हैं। तो भाई ये बताओ कि संविधान कहाँ बचा है? इसका मतलब तुम पावर में हो, तुम कुलपति बन गए, तुम डीन बन गए, और तुमने अपने बच्चियों की नौकरी लगवा दी। ये जो डीन ऑफ कॉलेजेस है, इसके बेटी की नौकरी लग रही है, तो इसका जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सारे रिश्तेदार भरे जा रहे हैं। CBI जांच, ED जांच की मैं मांग करता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की नियुक्ति को लेकर के। हमारी तो नौकरी तुमने छीन ली, हम बर्बाद हो गए, लेकिन हम ऐसे तुम्हारी नौकरी छीनने से न बर्बाद हुए, न तुम्हारे एहसान से यहाँ तक आए थे। अपने दम पर कलम और किताब लेकर आए थे और सच बोलने की तालीम लेकर आए थे। तो तुम अगर गलत कर रहे हो तो ये सवाल हम तुमसे पूछेंगे कि तुम पूरा सिस्टम करप्ट कर दियो। डॉक्टर ऋतु को इसी तरह से शिकार बनाया जा रहा है। तमाम देश के कई ठेके पर शिक्षक रखे जा रहे हैं। स्कूल टीचरों की जाकर देखिए हालत खराब कर दी गई है, वहाँ पर उनको वेतन पूरा नहीं मिल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले के शिक्षक लाठी खा रहे हैं, ठेके पर प्रोफेसर रखे जा रहे हैं। तो हम पूरी लड़ाई को ये बनाना चाहते हैं, शिक्षा बचाओ तभी संविधान बचेगा, तभी देश बचेगा। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की आर्थिक कमर तोड़ दी गई है, नौकरी छीन करके कैसे सर्वाइव कर पाओगे? कोई कमर उमर तोड़ना नहीं है उनका। जो सुनो, आप बात सुनो कि इतना आर्थिक रूप से भले कोई असर पड़ जाए कि सैलरी नहीं आएगी, कुछ और कर लेंगे जीने खाने के लिए। अपनी कलम और किताब के दम पर यहाँ तक पहुँचे, उस कलम और किताब के दम पर आगे बढ़ेंगे। सड़क पर भीख मांगने नहीं 35 साल 40 साल जाएंगे, चाय बेचने नहीं, पकौड़े तलने नहीं जाएंगे। उस कलम और किताब के दम पर कोशिश करके एक अच्छा जीवन जी लेंगे, रास्ते ढूंढेंगे, मुश्किलें आएंगी तो उससे लड़ेंगे। लेकिन समाज के लोगों से एक बात कहना चाह रहे हैं, 14 साल पढ़ाने के बाद एक प्रोफेसर को निकाल के फेंक दिया गया। लोग लड़ रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं लड़ रहे, इसलिए क्योंकि एक पैगाम दे दिया गया है कि अगर विश्वविद्यालय में रहना है तो हमारी तरह गुलाम बन के रहो। हमने गुलामी कबूल नहीं की, हम अपनी ज़मीर और रीढ़ की हड्डी लेकर आए, सच की हड्डी लेकर आए। अगर हम गलत नहीं हैं तो झुकेंगे नहीं, डरेंगे। कितनी जारी रहेगी सर? क्या है पूरी भविष्य की योजना? अब अगर हमने नौकरी से निकाले जाने के बाद चुप रहना कबूल कर लिया होता, जाके उनकी गुलामी करके कहते कि भैया नौकरी से निकाल दिया, अगली बार कहीं और रख लो, तो हो सकता है नौकरी मिल जाती। आर्थिक कमर उमर नहीं टूटती, कमर उमर नहीं टूटेगी, बड़ी मजबूत हो गई है। बड़े उम्मीदों के बोझ कंधे पर रख करके यहाँ तक खेत खलियान से निकल कर आए। ये नौकरी छीन करके जो गुमान में थे कि उसको कमज़ोर कर देंगे, मुझे लग रहा है कि हौसला और हिम्मत सच और हक की न्याय की लड़ाई की वजह से बरकरार है। अगला कदम ये होगा कि पूरे देश में शिक्षा और संविधान को बचाने के लिए
पूरे देश में हम एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कोई समझे न समझे, हम अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे, किताब लिखेंगे, पूरा किस्सा बयां करेंगे 14 साल के प्रोफेसर का, उसका नाम रहेगा ठेके पर प्रोफेसर। आज आपको घोषणा करता हूँ 1-2 महीने में किताब ले आऊँगा और सारी कहानी बयां करूंगा और बचाने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा और संविधान दोनों को बचाया जाए। क्या आपके जीवन पर होगी वो पिछड़ों के किताब? संगठन नहीं आ रहे आपके हैं जीवन सब पर बचाओ, होगी क्या क्या वो वजह है? किताब? क्यों नहीं आ रहा? कहाँ सर दिखाई दे रहे हैं सब? कौन? दलित और पिछड़ों के संगठन नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पूरे देश में जितने भी लोग संविधान को मानते हैं सब नजर आ रहे हैं। अब यहीं आप देख लिया, सब तरह के लोग खड़े हैं। जिसको भी शिक्षा की अहमियत पता है, जिसको भी संविधान की अहमियत पता है, उसे पता है कि हम लोग कौन सी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। हम लोग देश की असली लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, शिक्षा और संविधान की। तो जो इन दोनों में यकीन रखता है वो हमारे साथ खड़ा है। कोई चुपचाप खड़ा है, कोई सामने खड़ा होकर लड़ रहा है, कोई सड़क पर आंदोलन कर रहा है, कोई देश में ज्ञापन दे रहा है। हमने एक अपील की, सैकड़ों जगह पर देश में ज्ञापन दिए गए, सैकड़ों जगह पर लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन किए। वो तो सारे समाज के लोग थे। हम आज भी उम्मीद करेंगे कि हमारा समाज हमारे साथ खड़ा होगा और हमारी हिम्मत को कमज़ोर नहीं होने देगा। हम हिम्मत कर रहे हैं अपने लोगों के दम पर कि सच और हक की लड़ाई लड़ेंगे। समाज भी ये पहचानेगा कि कौन ये कुर्बानी दे रहा है, उसके साथ समाज खड़ा होगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। क्या सर राजनीतिक रास्ता अपनाओगे? राजनीति, डॉक्टर लोहिया कहते थे अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो राजनीति के शिकार होंगे। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आए तो बुरे लोग राजनीति के शिकार होंगे। राजनीति तो हम आज भी कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी एक राजनीति। सक्रिय हैं हम। आप शायद बात कर रहे हैं चुनावी राजनीति। उचित समय, उचित परिस्थितियां, उचित मौका देख करके उचित निर्णय लिया जाएगा। और अभी फिलहाल उस मिशन और मूवमेंट की लड़ाई जो हम लड़ना चाह रहे हैं, इसको लड़ने की कोशिश करेंगे। वो किताब हमारे निजी जीवन पर भी रहेगी 14 साल के, लेकिन अपनी आंखों से जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय देखे हैं, जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय ने हमें बनाया है, उसको बदलते और बर्बाद होते हुए जो अपने आंखों के सामने देखा है, उसका पूरा किस्सा बयां करेंगे। जिन्होंने हमें बनाया है उसकी बर्बादी पर कम से कम हमें तो अफसोस होगा, इसलिए हम पूरा किस्सा बयां करेंगे और देश से अपील करेंगे, बचा सकते हो तो अपने बच्चों के लिए शिक्षा तो बचा लो, और अगर महंगी हो गई तो जिसकी जेब में पैसा होगा वही पढ़ेगा। इसलिए हम एक बड़ी लड़ाई का आगाज करना चाह रहे हैं, इसलिए पूरा आंदोलन आगे बढ़ाएंगे।